हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के भूगोल के दूसरे चैप्टर की, जो है भारत और भौगोलिक स्वरूप। हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानेंगे इस चैप्टर से। तो ये एनसीईआरटी नोट से बनाई गई है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स, और आपका पूरा पेपर इसी से ही आएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, इसे पूरा देखिए और नोट कीजिए। भौतिक भारत, ठीक है, इसका पहला टॉपिक है भौतिक भारत। भारत भिन्न स्थल कृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत एक विभिन्न स्थल कृतियों वाला देश है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। भारत तो है ही, पर ये स्थल कृतियाँ क्या है? अलग अलग प्रकार की स्थल कृतियाँ वो होती है, जैसे क्या हुआ, तटीय मैदान, और जैसे हमारे वो स्थल मरुस्थल हो गए, बड़े बड़े प्रकार के वो हो गए, पहाड़ हो गए। तो ये क्या है, अन्य प्रकार के जितनी भी आते हैं ये सब मरुस्थल होते हैं, इसलिए फेमस है, इसलिए ज़्यादा माना जाता है। ये विभिन्न प्रकार की शैली पाई जाती है, इनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, तो कुछ सिलकड़ी की तरह मुलायम होती है। इसलिए इसको इतना फेमस है हमारा देश, क्योंकि इसमें क्या है, सिलखड़ी पाई जाती है और कुछ कठोर होती है, कुछ मुलायम हुआ करती है ना फ्रेंड्स। हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत पठार, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह, ये इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्यों है हमारा देश इतना फेमस? इसी वजह से है कि पर्वत पठार, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह ये सभी पाए जाते हैं हमारे देश में। अलग अलग कलर की स्थल कृतियाँ, अलग अलग प्रकार की स्थल कृतियाँ, इसी वजह से देश हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम बात करते हैं इसकी प्लेटों की। तो फ्रेंड्स, आपको चित्र में दिख रहा होगा प्लेटें कैसी होती हैं। देखिए, ये प्लेटें दिख रही है ना आपको, ये क्या है, पर्वतीय भूभाग। पर्वतीय भूभाग आपको लिखा हुआ है कि पर्वतीय भूभाग किसे कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी प्लेटें 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हैं। ये क्या है, हमारे इंडिया में माना गया है कि 7 प्लेट हैं, पर ग्रीनलैंड एक देश है, उसको भी हमने माना है। तो नासा कहता है कि ग्रीनलैंड भी होता है। तो आपको बता दूं कि हमारी ग्रीनलैंड के वजह से 8 मानी जाती है नासा के द्वारा, वैसे 7 होती है। और इसे परिपेटीय प्लेट उसे कहा जाता है, जो आप महाद्वीप पढ़ते ना, 7 महाद्वीप के नाम हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है उनके एरिया के हिसाब से। आपको पता होगा सीरियल वाइज, अगर नहीं पता तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखिए, उसमें मैंने 7 महाद्वीप के बारे में बता रखा है कि कैसे है, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप है, इतना बड़ा है, और अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट, ये मतलब ये क्या है, सारे जोड़े गए हैं हमारा। तो इसी वजह से इनके आकार के वजह से माना जाता है। तो प्लेटें ये 7 थी, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर आप समझिए इस वीडियो को। इन प्लेटों में हलचल भी होती है, जिसे प्लेटों की गति कहा जाता है। प्लेटों में हलचल आपको बता दूं, जो प्लेट होती है ना, ये खिसकते हैं इधर उधर। तो ये खिसकते हैं ना, तो उसी का कारण होता है भूकंप आना, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेटों की हलचल गति, अभिसारी, उपसारी, रूपांतर। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, अभिसारी। ये 3 प्रकार की प्लेटें होती है, ठीक है। अभिसारी पहले प्लेटें पढ़ेंगे। इसमें प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत कैसे बनते हैं? देखिए, ये तो प्लेटें हैं ना, जब ऐसे आती हैं, सरकती हैं, तो ये चलती चले आती हैं, तो क्या है, पर्वत बनते चले आते हैं। ये इसी वजह से पहाड़ बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक महाद्वीप है, ठीक है, ये बड़ा महाद्वीप है, और ये भी एक महाद्वीप है। अब ये दोनों आकर टिक जाए, मतलब ये क्या करें, ऐसे आके जुड़ जाए ये, तो ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, टकरा कर ऐसे लेंगे ना हिस्सा, तो इसी वजह से इनका पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें पर्वतों का निर्माण होता है। और अब करते हैं दूसरे की, अब इसकी विशेषता जानते हैं, अपसारी। इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। अपसारी का मतलब है, जो क्या है, एक दूसरे से दूर जाने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पठारों का निर्माण होता है। जो आप देखोगे ज्वालामुखी होती है ना, जब ये दूर होती है तो ज्वालामुखी में जो ज्वाला निकलती है ना, और जब वो जम जाती है ना, वो काफ़ी सालों बाद वो पठार का रूप ले लेती है। पठार किस प्रकार के, ऐसे ऐसे करके बनते हैं, जो आपको चित्र में दिख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट भी कहते हैं। ज्वालामुखी गिरता है, फेंकता है, तो इसी वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। रूपांतर,
अब हम बात कर रहे हैं इसके तीसरे की, रूपांतर। एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करते हैं, इससे भूकंप आ सकता है। अब एक साथ ये चलेंगे तो क्या होगा, घिसरण होगा, मतलब गति करना शुरू कर देंगे। जब गति करते हैं तो जब हमारा वाइब्रेट होती है ये भूकंप, इसे भूकंप कहते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि का मतलब है जब ये पूरी पृथ्वी थी ना, तो ये इसमें महाद्वीप नहीं बटे हुए थे, पर सिर्फ एक ही गोंडवाना थी। आपको मैं चित्र पे मेंशन कर रखा है, गोंडवाना थी, जिसमें देखिए भारत कहाँ पे था, तो इस प्रकार से था। ठीक है, आप देखिए गोंडवाना भूभाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका शामिल थे। ये सब एक ही में थे। ठीक है ना, गोंडवाना नीचे की हिस्सा माना जाता था। प्लेटों की गति के कारण भारत गोंडवाना से अलग ही हो गया। अब जो प्लेटें क्या है, अब गति करने लगी, अब अलग अलग होने लगी। बताया ना, क्षैतिज करती है रेखा, तो क्या ऐसे अलग अलग होने लगी, तो क्या ये बटना शुरू हो गया, इसलिए महाद्वीप का रूप ले लिया इन्होंने। इसी वजह से हमारे ये महाद्वीप बनते चले गए। छोटे छोटे आपको महाद्वीप पता चलने हैं, जो इसी वजह से फैला। जो सबसे प्राचीन महाद्वीप था उसका नाम पेंजिया था और गोंडवाना उसका दक्षिण भाग था। ठीक है, पेंजिया नाम था, मतलब ऐसे महाद्वीप था एक बहुत बड़ा। ठीक है, मतलब गोल नहीं था, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए। पृथ्वी में जैसे मान लीजिए ये ऐसे गोंडवाना बना हुआ है, ये गोंडवाना नीचे है और पेंजिया ये उसका पूरा हिस्सा है। जैसे भारत का साउथ इंडिया कहते हैं, जैसे उसी प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप मान लीजिए ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से महाद्वीप, ये इन्हीं के हिस्से थे सब। ये टूटते चले गए, धीरे धीरे अलग होते चले गए समय के साथ साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको दिख रही होगी, इसमें श्रेणियां दिख रही होगी पर्वतों की। ये आपको पूरा महाद्वीप दिख रहा होगा, हिमालय पर्वत, पूरा हिमालय पर्वत है ये। कहाँ कहाँ तक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत का भौगोलिक विवरण। अब हम बात कर रहे हैं उसके हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, जो अभी मैंने बताया ऊपर, हिमालय पर्वत। ठीक है, उत्तरी मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो पहली बात करते हैं हम हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत क्या है, उसकी विशेषता के बारे में। भारत के उत्तर में हिमालय है, ये एक नया पर्वत है। ठीक है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, ये तो आप जानते हैं। उत्तर में कैसे आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप जानते ही हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा दिख रहा है ना, ये हिमालय पर्वत है, इसके उत्तरी में ही हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। लंबाई कैसे बताई गई है, ऊंचाई मत समझना। कुछ बच्चे ऊंचाई को लंबाई समझते हैं और लंबाई को ऊंचाई समझते हैं, तो उसको आप गलती मत करना। आप दोबारा देखिए, ये लंबाई है ना, ये किलोमीटर के हिसाब से देखी गई है। ये यहाँ से पूरा कश्मीर सब जोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें बताया गया है कि 2400 मतलब 2400 किलोमीटर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर, अरुणाचल में 150 किलोमीटर चौड़ाई बताई गई है। अब देखिए चौड़ाई क्या है इसकी, चौड़ाई आप कैसे नापेंगे चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई ऐसे नापी गई है। ठीक है ना, और इसकी 150 यहाँ बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, महान हिमालय। अब इसके कुछ हिमालयों के नाम हैं, मतलब इनके छोटे छोटे हिमालय भी हैं, तो इनको जानते हैं। इनमें सभी मुख्य शिखर हैं, मतलब मुख्य शिखर है का मतलब है जो इनके छोटे छोटे जो बने हुए हैं, हिमालय के भी छोटे छोटे वो हिमालय बने हुए हैं, तो उन्हें मुख्य शिखर कहते हैं। इसमें 600 मीटर औसत वाले शिखर हैं। 600 मीटर औसत मतलब 600 मीटर के, मतलब ऐसी है एवरेज बताई गई है उनकी कि मोस्टली क्या है 600 मीटर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय में शिखर है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आपने कभी हिमालय पर्वत देखा होगा, चित्र में देखिए, मैं चित्र में दिखाया गया है, बर्फ से ढके हुए दिख रहा है ना, जो बर्फ से ढका रहता है, इसी वजह से हिमनदरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, निम्न हिमालय, हिमाचल या हिमालय। ठीक है, हिमाचल कह लो या हिमालय कह लो, हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसमें 4500 मीटर औसत पीर पंजाल श्रृंखला कश्मीर से हिमाचल तक है। हिमाचल तक जो आपको दिख रहा होगा, आपको चित्र में देखिए, इसमें ये जो छोटे छोटे इसमें शिवालिक दिखते हैं ना, ये इनको शिवालिक कहा जाता है। और जो इनके बीच में से जो स्पेस बनता है, जैसे ये मान लीजिए इनके बीच में ये है ना, इन्हें द्वार बोला जाता है। हरिद्वार नाम सुना होगा आपने,
हरिद्वार सुना है ना, इसी वजह से हरिद्वार नाम पड़ा है उस जगह का। ठीक है, द्वार, गेट कहते हैं जिसे। ठीक है फ्रेंड्स, बर्फ से ढका रहता है इसमें। पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला हमारे कश्मीर में है। ठीक है, हिमाचल तक फैली हुई है, जो आपको पता है ना, हिमाचल पर्वत तक। अब करते हैं इसकी शिवालिक। शिवालिक किसे कहते हैं? शिवालिक वो हिस्सा होता है जो हमारा वो होता है ना, हिमालय। तो हिमालय का, जैसे हिमालय फैला हुआ है तो इसमें छोटे छोटे हैं, तो इसका भारी हिस्सा होता है ना हिमालय का, उसको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1100 मीटर औसत का बना हुआ है। अब आपने सुना था कि कितना ऊंचाई वाले, इनकी भी ऊंचाई बताई गई है जो बाहरी हिस्से का है। ठीक है, हिमाचल से शिवालिक की बीच घाटियों का दून कहते हैं। देहरादून सुना होगा आपने। जो ये क्या है, हिमाचल से शिवालिक के बीच की जो घाटियाँ होती है ना, आपने घाटी देखी होंगी, जो इनके बीच में बनती है ना, पहाड़ों के बीच में बन जाती हैं, तो उनको दून कहा जाता है। आपने देहरादून नाम सुना होगा, इसी वजह से देहरादून का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया। उत्तरी मैदान, अब बात करते हैं हम उत्तरी मैदानों की। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई गाद से बना है। गाद किसे कहते हैं? जो उसमें गाद आ जाती है ना, मट्टी, तो उससे बना हुआ होता है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी से बना है कृषि के लिए उपजाऊ भूमि। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? वो उपजाऊ होती है बहुत ज़्यादा और शुष्क होती है, जिससे कि जल्दी से जल्दी पेड़ उगते हैं। और ये है 2400, मतलब 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 तक की चौड़ा है। मतलब कितना है? 2400 तो लंबा है, ठीक है, लंबा है, पर क्या है इसके बीच की क्या बता रखा है इन्होंने? 240 से 320 की लंबाई का चौड़ा है। मतलब ये मत समझ लिए कि ये 240 है तो 320 ये है। ठीक है, ये होगा, ये मत समझ लीजिए कि एक ही होगा, मतलब बढ़ता चले जाता है, घटता चले जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। संघन जनसंख्या वाला मतलब उपजाऊ होता है ज़्यादा, यहाँ पे बसते हैं ज़्यादातर लोग। अब देखिए, आप हरिद्वार को देख लीजिए, वहाँ पे भी कितना ज़्यादा बसावट है। ठीक है ना। पंजाब का मैदान, आपने सुना होगा पंजाब का मैदान कितना ज़्यादा वो है, क्यों है? वहाँ पे सिंधु नदी है और अन्य नदियाँ हैं, पांच नदियों के वजह से उसका नाम पड़ा था पंजाब। ठीक है, तो इसी वजह से एक पंजाब भी उपजाऊ जमीन वाला राज्य है। और गंगा का मैदान, अब यहाँ आपने सिंधु नदी वाला देखा, अब गंगा का मैदान कौन सा? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब जो पानी पीते हैं गंगा नदी का, वो इसी वजह से तो पीते हैं, आपको नज़दीक गंगा नदी है और गंगा नदी के वजह से सुजंग है यहाँ की वो ज़मीनें। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है असम में। असम, ये सारी नदियां हैं, सभी राज्यों को कवर करती हुई चलती है। ब्रह्मपुत्र ने असम को कर रखा है, गंगा ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को, और सिंधु ने और अन्य नदियों ने पंजाब को, है ना फ्रेंड्स। अब आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान, अब आकृति में बोला गया है कि उत्तरी आधार पर, मतलब जो उत्तरी मैदान होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। जैसे कि भावर है, शिवालिक की ढाल से नीचे आता है। शिवालिक तो पता लग गया है आपको, मैंने शिवालिक ऊपर बताया है। जो शिवालिक जैसे खत्म होता है ना, तो भावर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिसकी चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, अभी तराई, भावर के दक्षिण में दलदली नम क्षेत्र वांगार का होता है। मतलब क्या है ये? तराई आता है भावर के बाद, पहले शिवालिक के बाद आता है तराई। ठीक है ना, भावर के दक्षिण में दलित होता है। ठीक है, भांगर, ये तराई के खत्म होने के बाद आता है भांगर, जिसे पुरानी मिट्टी करकीली होती है। जो पुरानी मिट्टी होती है ना, जो नदियाँ लेके आ जाती है, वो पुरानी मिट्टी हो जाती है, वो कंकीली सी हो जाती है, कड़कीली, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं बहुत सारे, तो इसलिए हो जाती है। तो उसके बाद कौन सी आती है? खादर, नई निष्पेक्ष नई मिट्टी। जो नदियाँ नई मिट्टियाँ लेके आती है ना, उपजाऊ मिट्टियाँ होती है जो, तो उसी को नई मिट्टी के खादर के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि शिवालिक के खत्म होते ही, मतलब शिवालिक जैसे खत्म होता है, उसके नीचे आता है भावर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। ठीक है ना फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय पठार, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये पुरानी चट्टानों से बना है। आपको मैंने बताया होगा अभी कि कैसे पठार बने थे। अब ये प्रायद्वीपीय पठारों का मतलब ये है, जो हमारी जो ज्वालामुखी होती है ना, ज्वालामुखी से जो ज्वाला वो निकलती है ज्वाला, तो उसी के विस्फोट के कारण जो काफी टाइम बाद जब वो फैल जाती है, तो
वो जम जाती है तो वो चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे पठार का नाम दिया जाता है। ये दो प्रकारों में बटा हुआ है। पहला है मध्य उच्च भूमि। पहला क्या है? मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में है स्थित है, ठीक है। और दूसरा दक्कन का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, दक्कन का पठार। तो हम पहले की बात करते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में। आप देखिए, अब जैसे हमारा भारत है, ये समझ लीजिए भारत है, नर्मदा नदी इधर है हमारी, ठीक है। नर्मदा नदी से होते होते हुए हमारा क्या है, राजस्थान से जुड़ जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध और बेतवा है। ये नदियों के नाम बताए गए जो इसके नज़दीक बहती हैं। इस पठार को पूर्व में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड आपने सुना होगा, आपने कभी मूवी में भी सुना होगा, बुंदेलखंड का किला है ना, तो उसी का नाम बताया गया है कि बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता था, जिसे छोटा नागपुर भी कहते हैं, पहले कहते थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। आपने दक्कन सुना होगा, दक्कन बहुत बार हिस्ट्री में नाम सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। उसकी बात की जा रही है, साउथ इंडिया साइड की बात हो रही है। दक्कन हमारा साउथ में नहीं बिल्कुल पड़ता, हमारा मध्य में पड़ जाता है, मध्य में भी नहीं, साउथ में भी, वो बीच में रहता है, ठीक है ना। जो त्रिभुज आकार का होता है, त्रिभुज आकार का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे बनता चले जाता है। ये पश्चिमी से, ये पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब काली मिट्टी आप समझ गए होंगे कि जो उसकी क्या है, जो पुरानी मिट्टी हो जाती है ना, तो वो काली मिट्टी हो जाती है, तो इसी वजह से इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस दक्कन का पठार, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा मेरे इसे कर रहा था करेक्शन, तो इसको दक्कन का पठार लिखना था और दक्कन का पठार ही लिखा है, पर आपको अगर ना पता लग रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, दक्कन का पठार, ठीक है। पठार के पूर्व सिरे पर पूर्वी घाट है, पश्चिम सिरे पर पश्चिमी घाट है। मतलब बात हो रही है दक्कन के पठार की ही बात हो रही है, जिसके पूर्वी सिरे पर, पूर्वी सिरे पे मतलब समझ रहे हो ना, पूर्वी सिरा, जैसे कि अब ये क्या है, अब ये हम नॉर्थ है हमारा, ये पूर्वी हिस्सा है, ठीक है ना, पूर्वी मतलब ईस्ट, पूर्वी हिस्से पर सिरे पर पश्चिमी घाट, मतलब पश्चिमी घाट है, नाम बताया गया इसके पश्चिमी घाट है। और पूर्वी घाट समतल नहीं है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इसे काट दिया है। पश्चिम घाट में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आप समझ रहे होगे, जो आप ये बंगाल की खाड़ी है, जो इसमें कटता चले जाता है ना, तो उसी में जोड़ा गया है। अब बात की गई कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा का मतलब समझ गए होगे आप कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। देखिए, ये हिमालय पर्वत है हमारा, अरावली श्रेणी है, विंध्य श्रेणी, सातवान श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महाद्वीप पहाड़ियाँ, और ये आपको परिश्चक्मी घाट है ना, पूर्वी और पूर्वी घाट, ये मतलब इन्हीं को जोड़ा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। आपको मरुस्थल मैंने बता दिया था, चैप्टर के टाइम में बता देता हूँ मरुस्थल। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अब मैंने बताया था कि ये क्यों इतना फेमस है हमारा, कि मरुस्थल, पठार, मैदान, हम उन्हीं की तो बात कर रहे थे, उन्हीं को जाना है हमने। अब बात करते हैं उसके मरुस्थल क्या होते हैं। तो मैंने बताया होगा आपको मरुस्थल के बारे में थोड़ा बहुत। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली पहाड़ी कहाँ पर है, मैंने दिखाई दी अभी आपको चित्र में, ये देखिए चित्र के अंदर आपको दिख रही होगी। तो थार मरुस्थल का मतलब समझ रहे हो ना। अब थार मरुस्थल है हमारा, जो छोटे छोटे उससे बटा हुआ है, मतलब छोटी छोटी उससे लहरों से ढका हुआ है हमारा थार मरुस्थल। समझ गए कौन सा है हमारे भारत में, कहाँ पर है थार मरुस्थल, ये राजस्थान में माना जाता है, वहीं पे तो है अरावली पहाड़ियाँ। यहाँ बालू टिब्बों से ढका है। बालू टिब्बों मतलब मैंने बताया आपको अभी कैसे, मतलब मरुस्थल है, आपको दिख रही होंगी ऐसी करके, ऐसी दिखती होगी आपको, रेत दिखती होगी इस प्रकार से, तो उससे ढका हुआ है थार मरुस्थल, ठीक है ना। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है। आप भी बताइए कि पेड़ पौधे उगेंगे जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो पेड़ पौधे वहाँ नहीं उगते हैं जल्दी से। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जैसलमेर में बहुत से टीले पाए जाते हैं। जैसलमेर में बहुत से टीले पाए जाते हैं। किसके टीले पाए जाते हैं आपने देखा होगा, समझ गए ना। अब ये उसी की बात की गई है, जो उसके जो ढक जाते हैं ना,
तो उसी से बनी जाती है, ठीक है ना, जो इसके टिब्बे होते हैं बारूली। तटीय मैदान, अब बात कर रहे हैं हम तटीय मैदानों की, जो तट पे किनारों पे होते हैं, किनारों पर विस्तार, ठीक है, पश्चिम पूरब में दोनों तरफ, पश्चिम और पूरब। अब बात कर रहे हैं हम पश्चिम और पूरब की, तो जैसे कि ये है हमारा बंगाल की खाड़ी और ये हमारा है अरब सागर। तो फ्रेंड्स हमारी बंगाल की खाड़ी में क्या है, उसके उत्तर में, ये उत्तर की साइड और ये दक्षिण की साइड। तो बताया गया है कि उत्तर की साइड जो होती है उसे सरकार तट कहते हैं, जहाँ से हम विदेश जाया करते हैं, तो हम इन्हीं से जाया करते हैं। ये दो हैं हमारे इधर के, जो बंगाल की खाड़ी की साइड है, ठीक है। इनके नाम बताए गए हैं कि सरकार तट उत्तरी वाला और नीचे है कोरोमंडल तट, ठीक है। इसी प्रकार से हम आते हैं बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर। अरब सागर में हम क्या है, दो हैं, एक उत्तरी और एक है दक्षिणी। तो उत्तरी में है कंकोड़ और दक्षिणी में है मालाबार। तो इन्हीं के वजह से हमारे को बताया जा रहा है कि जो ये बंदरगाह बने हुए होते हैं ना, जाने के लिए बड़े बड़े जहाज जाया करते हैं, इन्हीं तटों से होते हुए जाते हैं। ये 4 तट मैंने बता दिए, उत्तरी, दक्षिणी और ईस्ट वेस्ट दोनों के बता दिए, बंगाल खाड़ी के बता दिए और अरब सागर के बता दिए। तो आप ये एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ इसे मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो मैं आपको नोट्स में भी क्वेश्चंस ला के देता रहूँगा और आप चिंता मत कीजिए, मेरे ये नोट्स पढ़िए और इससे बहुत अच्छे से सीखेंगे। द्वीप समूह, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, मतलब द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार, ठीक है। अब द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। पहले क्या है, लक्षद्वीप। अब आपको पता होगा लक्षद्वीप कहाँ पे, छोटे छोटे उसमें बटा हुआ है, ऐसे बटा हुआ है ना। और ये अंडमान निकोबार हमारा भी ये क्या है, ये छोटे छोटे उसमें बटा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ये टिलो उसके वजह से छोटे छोटे उपमहाद्वीप होते हैं इनके, तो उनसे बना हुआ ये द्वीप है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, पहले अंडमान निकोबार हमारा क्या है, उत्तरी का होता है। अंडमान निकोबार हमारा उत्तरी का और दक्षिणी का, तो 2 प्रकार से बटा हुआ है। तो पहले बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। पहले इसे लक्षद्वीप भी कहा जाता था, लक्षद्वीप, मीनाकाय या एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इनके 3-4 नाम हुआ करते थे पहले। 1917 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। 1917 में जब अंग्रेज़ों ने इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। और हिमालय के कुछ शिखर, हमने सीख लिया कि ये थोड़ा सा लैक ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहता, पर मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देना चाहता हूँ कि इसकी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, तो थोड़ा सा आप इसको लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार था जो हमारा, तो उसका हमने भी जान लिया कि वो उत्तरी और दक्षिणी हुआ आता है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से अब हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, हिमालय के बारे में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हिमालय कुछ ऊंचे शिखर, अब उनके शिखरों को तो हमने पढ़ लिया क्या होता है क्या नहीं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर होते हैं, जिसमें से इंडिया में भी हैं और हमारे नेपाल में भी है। तो पहला क्या है, सबसे टॉप पर जो आता है, सबसे ऊंचाई पर सबसे बड़ा है। अगर एग्जाम में आ जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत कौन सा है, मतलब सबसे ऊंची चोटी का, तो आप क्या नाम दोगे, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी जो नेपाल में और जिसकी हाइट है 8,848। और उसी प्रकार से उससे छोटा जाए, हम उससे छोटा पूछे या भारत का सबसे ऊंची चोटी वाला पूछे, तो हमारा है कंचनजुंगा, जिसकी हाइट है 8,598। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आता है माकुलू कह लो, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे आता है माकुलू, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी हाइट है 8,481, ठीक है फ्रेंड्स, 8,481। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, इंग्लिश में बता दिया ये। इसी प्रकार से चौथे पे आती है नागा पर्वत, जो भारत में स्थित है, वो दूसरे नंबर पे आता है कंचनजुंगा के बाद, तो उसका है 8,126। इसी प्रकार से आता है 5वें नंबर पर, जिसे अन्नपूर्णा कहते हैं, जो नेपाल में है, 8,078 है, ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार से उससे नीचे आते हैं नंदा देवी, जो भारत में स्थित है, जो 7,817 है। भारत की तीसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। और बात कर रहे हैं अब हम इसके 7वें की, उसे कहते हैं कॉमेट, जो भारत में स्थित है, वो चौथे नंबर पे आती है भारतीय में, जिसकी हाइट है 7,756। तो उसी प्रकार से हम 8वीं बात करें तो नामचा,
बारुआ जो भारत में स्थित है, ये हमारी 5वें नंबर पे आती है 7,756। और गुरुला मानता नेपाल में स्थित है, जिसकी हाइट है 7,728। तो फ्रेंड्स, ये कुछ श्रृंखलाएँ थी, आप इनको याद कर लीजिएगा और इनको नोट्स प्रॉपर लिख लीजिए, आपके इससे बाहर कहीं नहीं आएगा पेपर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है और आपको लिंक भी दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ चीज़ में सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।